Welcome to all. Myself Dr. Mamta Chaudhary, Department of Botany, JTB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का हमारा टॉपिक है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट। यह टॉपिक बीएससी फाइनल ईयर के पेपर 1 का यूनिट 3 का टॉपिक है। एचएमपी शंट या हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट को हम 3 नामों से भी जान सकते हैं, जैसे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे यानी ट्रिपल पी, फॉस्फोग्लूकोनेट ऑक्सीडेटिव पाथवे भी कहते हैं इसको, और डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे या प्रत्यक्ष ऑक्सीकारक पथ भी कहते हैं। एचएमपी शंट या हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट जो है, यह ग्लूकोज के ऑक्सीकरण का एक ऑल्टरनेट पाथवे या वैकल्पिक पथ है। सामान्यतः जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है प्लांट्स में या एनिमल्स में, वो 2 चरणों में होता है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल, क्योंकि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो एचएमपी शंट जो है ऐसा पाथवे है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, और इसमें विशेष बात यह है कि इसमें जो हेक्सोस शुगर है उसका जो विच्छेदन है या स्प्लिट है वो 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिकों में नहीं होता, जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस में होता है। ग्लाइकोलाइसिस में जब हेक्सोस का स्प्लिटिंग होती है तो वो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनाता है, जबकि एचएमपी शंट में जो हेक्सोस शुगर है उसका ऑक्सीडेशन सीधे फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड में होता है। तो ये एक विशेष गुण है इसका एचएमपी मोनोफॉस्फेट शंट का। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण का जो मुख्य पाथवे है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस, और एचएमपी शंट जो है वो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण का वैकल्पिक पथ है। एचएमपी शंट जो है इसे हम ऑक्सीकारक पथ कहते हैं, लेकिन इसका जो रोल है वो एनाबॉलिक प्रकार का होता है, यानी उपचयी प्रकार का होता है। एचएमपी शंट के अंदर एनएडीपीएच मॉलिक्यूल्स और राइबोज शुगर्स बनती हैं, जो कि आगे कई अपचयी क्रियाओं में काम आती हैं, उपचयी क्रियाओं या एनाबॉलिक रिएक्शंस में काम आती हैं। एचएमपी शंट में एटीपी मॉलिक्यूल्स नहीं बनते हैं। इंट्रासेल्युलर लोकेशन ऑफ एचएमपी शंट इज साइटोसोल, यानी एचएमपी शंट जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होगा एचएमपी शंट में वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, और जो भी रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स आएंगे वो एनएडीपी के द्वारा ग्रहण किए जाएंगे। एनएडीपी, एनएडीएच और एनएडीपीएच इनका रेस्पिरेटरी चेन में ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। और जो एनएडीपीएच है उसका यूज़ कहाँ होगा, फैटी एसिड्स या वसीय अम्लों के निर्माण में। इसके अलावा इसके अन्य कई फंक्शन हैं। एचएमपी शंट के अंदर जो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट है वो ऑक्सीडाइज होगा, और उसके बाद उसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, जिससे बनेगा, डीकार्बोक्सिलेशन से बनेगा पेंटोस फॉस्फेट। पेंटोस फॉस्फेट ये कौन सी होती है, राइबुलोज 5 फॉस्फेट, और जो कि आगे जाके आइसोमराइज होकर राइबोज 5 फॉस्फेट भी बनाती है। दूसरे से हम कह सकते हैं कि अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीकरण होता है एचएमपी शंट में, तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स, एनएडीपीएच के 12 मॉलिक्यूल्स और पेंटोस फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल्स। एचएमपी शंट जो है वो प्लांट के साइटोप्लाज्म के अलावा एनिमल्स की सेल्स में भी पाया जाता है, और स्पेशल जिन ऑर्गन्स में पाया जाता है एचएमपी शंट वो है लीवर सेल्स, एडिपोज टिश्यूज़, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स, टेस्टिस, थायराइड ग्लैंड्स एंड इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसीज, इनमें एचएमपी शंट पाया जाता है। जितनी भी एचएमपी शंट की रिएक्शंस हैं उनको हम 3 फेजेस या चरणों में बांट सकते हैं। नंबर 1, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट का ऑक्सीकरण। सेकंड, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट का डीकार्बोक्सिलेशन या विकार्बोक्सीकरण, और हेक्सोस मोनोफॉस्फेट का पुनर्निर्माण या रीजनरेशन।
तो सेकंड और थर्ड फेज जो है ये, इनको हम नॉन ऑक्सीडेटिव फेज भी कहते हैं। इन द फर्स्ट फेज, two pairs of reducing equivalents are removed from glucose 6-phosphate. Glucose 6-phosphate is first reduced to 6-phosphogluconolactone by glucose 6-phosphate dehydrogenase enzyme. The reducing equivalents are accepted by NADP. 3-keto-6-phosphogluconate is then decarboxylated. The reaction is catalyzed by 6-phosphogluconate dehydrogenase enzyme. The product is a pentose sugar, which is ribose 5-phosphate. Some of the ribulose 5-phosphate molecules are isomerized to ribose 5-phosphate. The reaction is catalyzed by ribose 5-phosphate ketoisomerase. Some ribulose 5-phosphate molecules are epimerized by ribulose 5-phosphate epimerase to xylulose 5-phosphate. To begin with, xylulose 5-phosphate reacts with ribose 5-phosphate. A glycolaldehyde moiety is transferred from the former to the later. The former is converted into glyceraldehyde 3-phosphate and the later into pseudoheptulase 7-phosphate. तो ये सब जो हैं डिफरेंट चरण हैं HMP शंट के। A dihydroxysterone moiety is then transferred from pseudoheptulase 7-phosphate to glyceraldehyde 3-phosphate. The former is converted into erythrose 4-phosphate and the later into fructose 6-phosphate. जो erythrose 4-phosphate है वो ग्लाइकोलाल्डिहाइड के साथ another molecule of xylulose phosphate. The former is converted into fructose 6-phosphate and the later into glyceraldehyde 3-phosphate. Thus, 3 molecules of glucose 6-phosphate are first converted into 3 molecules of pentose 5-phosphate. These 3 are converted into 2 molecules of fructose 6-phosphate and 1 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate. Fructose 6-phosphate molecules are isomerized to 2 glucose 6-phosphate molecules. Thus, out of 3 molecules of glucose 6-phosphate that entered the pathway, 2 molecules of glucose 6-phosphate are regenerated. The third is converted into glyceraldehyde 3-phosphate. तो ये जो फ्लो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यह है HMP शंट का। जैसा कि हमने बताया कि HMP शंट जो है वो 3 चरणों में होता है। तो जो पहला जो चरण है HMP शंट में, जैसे कि ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है, तो पहले चरण में ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है आगे जाके वो 6-फॉस्फोग्लूकोनेट बनाता है, फिर इससे 5 कार्बन राइबुलोज 5-फॉस्फेट बनेगा, फिर 5 कार्बन कंपाउंड ही ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट बनेगा, जो आगे जाके ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। दूसरे पाथवे में क्या होगा, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो है, जो कि रीजनरेट होता है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट से, वो 6-फॉस्फोग्लूकोनेट बनाएगा, फिर इससे बनेगा राइबुलोज 5-फॉस्फेट, इससे बनेगा 5 कार्बन कंपाउंड ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट, और ये आगे जाके ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनाता है। ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट जो है वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में चेंज होता है। तीसरा जो पाथवे है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का, वो आगे जाके 6-फॉस्फोग्लूकोनेट बनाता हुआ राइबुलोज 5-फॉस्फेट, राइबुलोज 5-फॉस्फेट और देन pseudoheptulase 7-फॉस्फेट बनाता है। तो इस तरह से जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट है वो 3 चरणों में HMP शंट को पूरा करता है। Thus, when 6 molecules of glucose 6-phosphate are oxidized in HMP shunt, 4 molecules of glucose 6-phosphate are regenerated, 2 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate are formed. तो इस प्रकार से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं उनका ऑक्सीकरण होगा HMP शंट में। तो ऑक्सीकरण से 4 मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के बनते हैं और 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के बनते हैं। HMP शंट की जो ओवरऑल रिएक्शन है हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, 6 ग्लूकोज 6-फॉस्फेट प्लस 12 NADP प्लस
7H2 हो gives us 5 glucose 6 phosphate plus phosphate inorganic 6 CO2 molecules plus 12 NADPH molecule plus 12 protons। यानी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जब HMP शंट में ऑक्सीडेशन होगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा और 6 CO2 मॉलिक्यूल्स और 12 NADPH मॉलिक्यूल बनेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा कि HMP शंट के अंदर ATP मॉलिक्यूल्स नहीं बनते, तो यही इसकी खास बात है। जहाँ ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल के द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन से हमको 38 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, वहाँ HMP शंट में ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से हमको 12 NADPH मॉलिक्यूल मिलते हैं, ATP मॉलिक्यूल यहाँ नहीं बनते हैं। रेगुलेशन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इज द रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ HMP शंट। It is regulated by induction and allosteric mechanism. Its synthesis induced by insulin. NADP is its allosteric activator. तो NADP यहाँ पे allosteric activator के रूप में काम करता है और एनिमल्स के अंदर जो सिंथेसिस है इस एंजाइम का वो इंसुलिन से इंड्यूस होता है, प्रेरित होता है। HMP शंट जो होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे कि हमने भी पढ़ा कि इसमें ATP मॉलिक्यूल्स तो बनते नहीं हैं, इसमें बनते हैं NADPH मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसके अलावा इसमें राइबोस 5 फॉस्फेट शुगर बनती है जो कि RNA के निर्माण में काम आती है, जो कि जेनेटिक मटेरियल के साथ पाया जाता है। और RNA जो है, जैसा कि हम जानते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। इसके अलावा जो HMP शंट के थ्रू ही जो ग्लूटाथियोन है RBCs के अंदर, उसका लेवल बना रहता है। तो हमें HMP शंट में जो NADPH मिलते हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में काम आते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीकरण होता है HMP शंट में, तो इससे NADPH के हमें 12 मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं। NADPH के और भी कई सारे यूज़ हैं। NADPH का जो है कई पदार्थों के निर्माण में उपयोग होता है, जैसे कि फैटी एसिड्स का संश्लेषण, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण, स्टेरॉयड हार्मोन्स का निर्माण, एमिनो एसिड्स का निर्माण और न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण। इन सब में NADPH मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है। राइबोस 5 फॉस्फेट जो HMP शंट में बनने वाला एक इंटरमीडिएट पदार्थ है और ये न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करता है और न्यूक्लिक एसिड्स बनाता है। HMP शंट के अंदर 2 इंटरमीडिएट ऐसे हैं जो ग्लाइकोलाइसिस में भी होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये दोनों ग्लाइकोलाइसिस में भी पाए जाते हैं, इंटरमीडिएट पदार्थ, और यही इंटरमीडिएट पदार्थ HMP शंट में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से हेक्सोस मोनोफॉस्फेट जो शंट है उसमें हमें हेक्सोस शुगर का ऑक्सीकरण होगा और हेक्सोस शुगर के ऑक्सीकरण से हमको 12 NADPH मिलेंगे। और दोनों में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि HMP शंट और ग्लाइकोलाइसिस में समानता क्या है, तो ये समानता है कि 2 ऐसे कंपाउंड बनते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, जो HMP शंट में भी होंगे और ग्लाइकोलाइसिस में भी होंगे। तो इन 2 प्रोडक्ट की वजह से ही HMP शंट और ग्लाइकोलाइसिस आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, क्योंकि ये 2 कंपाउंड जो है आपस में जुड़े हुए रहते हैं दोनों। So this is all about HMP shunt. I hope you understand this topic. If any query,
You can ask in comment box.